हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के चैप्टर 4 को, एनिमल किंगडम। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा, तो मैं अब ये वीडियो ले आया हूँ और इसमें हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स जितने भी तरह के एनिमल होते हैं वर्ल्ड में, उनका डिवीज़न पढ़ेंगे, उनके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे कि उनको कितने तरह के किंगडम में डिवाइड किया गया है, क्या क्या उनमें कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को भी जान के आश्चर्य होगा कि जिस एनिमल को आप अभी तक देखते आ रहे हैं, नाम से जानते आ रहे हैं, उनको इस तरह के क्लासिफिकेशन में करते हैं, अलग किंगडम में डालते हैं, अलग अलग फीचर्स में डालते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या पुराने हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें। बेल आइकॉन दबाने से ये होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा किसी भी टाइम में, तो वो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को देखना रहेगा तो आप तुरंत देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल तक आए हैं, मेरे वीडियो तक पहुँचे हैं कुछ देखने के लिए, कुछ नॉलेज के लिए, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ डेफिनेटली आप लोग को नॉलेज ज़रूर मिलेगी। जिस पर्पस के लिए आप लोग आए हैं वो ज़रूर होगा। यहाँ मैं क्या है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, तो जिससे कि आप लोगों को किसी भी तरह का कंपटीशन आता है फ्यूचर में, नीट का या कोई भी कंपटीशन रेलवे का, तो उसमें अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चैनल को और वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अपने डिस्कशन को भी आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट लाइन में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जिसमें अंडरलाइन जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है मैंने सिर्फ उसी को अंडरलाइन किया हुआ, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको अंडरलाइन नहीं किया। ऐसे लाइन को क्या, जिसको आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। When you look around, you will observe different animals with different structures and form। इसका कहने का मतलब है कि जब अपने आप माने इन्वायरमेंट में, अपने अराउंड में जब देखते हैं, तो तरह तरह के आपको एनिमल दिखते हैं और उनके तरह तरह के स्ट्रक्चर और फॉर्म होते हैं। जैसे बिल्ली हो गए, डॉग हो गए, काव हो गए, बफेलो हो गए, सबके अलग अलग स्ट्रक्चर और फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब इस लाइन में भी आगे कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स जो एनिमल को हम लोगों ने क्लासिफाइड किया है वो किस बेसिस पे किया, कि उसका बेसिस क्या डिफाइड करना। In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive system, circulatory और reproductive system। तो ये क्या है कि ये सब बेसिस है, जो ये सब पढ़ा कि अरेंजमेंट कैसा है सेल का, बॉडी सिमेट्री कैसा है, ये सब पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे। सिलोम का नेचर कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब कैसे है, तो इन सब के बेसिस में हम लोगों ने एनिमल्स जो हैं उनको डिवाइड किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि जो एनिमल के बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ किस लेवल पे, सेल के लेवल पे, या उससे ऊपर उठ के टिश्यू लेवल पे, या उससे ऊपर उठ के ऑर्गन लेवल पे, या उनसे भी ऊपर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। टोटल 4 तरह के लेवल होते हैं। जहाँ पे यूनिसेलुलर हो में सेलुलर लेवल पे होंगे, जहाँ सेल मिल जा रहे, ग्रुप बना रहे, टिश्यू बना रहे, तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और जब ढेर सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना रहे हैं तो ऑर्गन लेवल का सिस्टम हो जाएगा। और जब एक ग्रुप मिल रहा है ऑर्गन का, जब ऑर्गन सिस्टम हो रहा है तो ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो अंडरलाइन किया हूँ मैंने उस लाइन को पढ़ते हैं। Though all members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell। मीन्स कि एनिमेलिया में जितने भी मेंबर सब मल्टी सेलुलर है, लेकिन जो उनमें ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न है वो सेम नहीं है। जैसे कि स्पॉन्जेस में देखते हैं, स्पॉन्जेस में द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, डैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स क्या है कि उनमें जो सेल होते हैं वो जो अरेंज्ड होंगे वो लूज सेल के फॉर्म में रहेंगे, माने लूज
का तो मतलब आप लोग समझते हैं ढीला, तो इसीलिए उनमें क्या कि स्पॉन्जेस में कैसा होगा, तो स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में, सिलेंट्रेट्स में। तो सिलेंट्रेट में क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है सेल का वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए क्या है कि इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। देखिए इसमें लाइन भी लिखा होगा, द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो पाया जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो सेल्स होते हैं ये सभी का एक ही फंक्शन है। स्पॉन्जस में क्या था कि सेलुलर लेवल में था, उसमें हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन था अलग, लेकिन क्या है कि यहाँ पे एक सेल का जो ग्रुप बनता है उन सभी सेल का एक ही फंक्शन है, तो वो ग्रुप बना के एक टिश्यू बना लेते हैं और इसमें एक टिश्यू सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, डेट इज़ ऑर्गन लेवल। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें आते हैं आपके प्लेटी हेलमिंथस हो जाएंगे और भी अदर हायर फाइला हो जाएंगे, जिनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। मीन्स कि अब टिश्यू से डेवलपमेंट हो गया ऑर्गन का और ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एनिमल्स होते हैं एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स, मोलस्कस, ये सब क्या होता है, ये सब एनिमल के फाइलम होते हैं मनी डिवीजन के, जो हम लोग पढ़ेंगे। इकानोडर्मस, कॉर्डेट्स, इनमें क्या होता है कि ऑर्गन्स जो होते हैं वो सब एसोसिएटेड हो जाते हैं ताकि वो फंक्शनल सिस्टम को फॉर्म कर सकें, और जो हर एक सिस्टम है वो एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर सकें। मीन सारे सिस्टम एक साथ आ गए और सब मिलके एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन करे, तो जब सब ऑर्गन आ जाएंगे एक साथ तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। सेल जहाँ इंडिविजुअल थे अलग अलग फंक्शन, सेलुलर लेवल, और वहीं जहाँ सारे सेल एक ग्रुप बनाए सबका सेम फंक्शन, टिश्यू लेवल, और जब सब टिश्यू मिल गए एक ऑर्गन बनाए तो ऑर्गन लेवल, और जब सब ऑर्गन मिलके एक ग्रुप बना दिए जो इसमें फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो सके तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स इस लाइन का कहने का मतलब है कि जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में, उनमें वेरियस पैटर्न होता है कॉम्प्लेक्सिटीज़ का, माने ढेर सारा पैटर्न होता है। कैसे देखते एग्जांपल में, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटी हेलमिथस में सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होता है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। इस लाइन का कहने का मतलब है जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्लेटी हेलमिथस में, उनमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है, उसी ओपनिंग से वो खाना भी खाते हैं और उसी ओपनिंग से माने वो एनस का भी काम करता है, जो स्टूल बनता है पॉटी बनता है वो उसी से बाहर होता है। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें कि एक ही होल से सारा काम हो रहा है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है नॉर्मल, अब ये आप लोगों को समझ में आएगा कि एक ही होल है जिसे खाना भी जा रहा है, वो एनस का भी काम कर रहा है, वो इनकम्प्लीट हुआ। तब बताइए हम लोग जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें हम लोग में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है कि कंप्लीट होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें दो ओपनिंग होते हैं, माउथ और एनस। ठीक है, एक माउथ रहेगा और एक एनस रहेगा। जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका देखिए हिंट मिल रहा है आप लोगों को, अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो तुरंत इसका आंसर बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, जो एनिमल के जो डिवीज़न किए गए हैं उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, ओपन टाइप, क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, जो ब्लड जो है वो हार्ट से पंप होता है और उसमें जो जितने भी सेल्स और टिश्यू होते हैं उसमें डायरेक्टली डूबे हुए रहते हैं, मीन्स बात इन डायरेक्टली डूबे हुए रहते हैं, हार्ट से निकल रहा है सारे सेल्स ब्लड सब उसी में। ठीक है, ये हो गया ओपन टाइप। क्लोज टाइप क्या होता है, क्लोज टाइप में भी ब्लड पंप हुआ हार्ट से और सर्कुलेटेड होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, जिसे आर्टरीज, वेन्स, कार्पिलरीज। हम लोग के बॉडी में क्या होता है कि जो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज का यूज़ होता है उसके थ्रू क्या है कि ब्लड सर्कुलेटेड हो रहे हैं थ्रू आउट दी बॉडी और उससे सेल पे जाते हैं, टिश्यू में जाते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में सेल्स और टिश्यू ब्लड में नहीं डूबे रहते, वो वहाँ तक पहुँचते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक है, तो हमारे बॉडी में हो गया क्लोज टाइप और बाकी के दूसरे के बॉडी में होता है ओपन टाइप। ये किसके बॉडी में ओपन टाइप होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि ओपन टाइप और क्लोज टाइप
क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का बेसिकली मीनिंग है कि बॉडी का जो पार्ट होता है उसको डिवाइड करना, ठीक है। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं वो उनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल का क्या मतलब हो गया कि किसी भी प्लेन से उनके बॉडी में जब हम लोग कट करेंगे जो कि सेंटर से पास होते हुए जाएगा तो वो दो इक्वल भाग में नहीं बटेगा, ठीक है। कहीं से भी आप किसी भी एंगल से काट रहे हो, जैसे कि ये आपके सामने एक क्रैब दिख रहा है, ये काटा हुआ सेंटर से क्रॉस होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, दो इक्वल हाफ्स में कट जाएगा, तो इसलिए इसे कहेंगे बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। मीन्स दो इक्वल हाफ्स में, राइट और लेफ्ट में दो इक्वल हाफ्स में कटा, तो ये बायलेटरल कहला गया। ये सिमेट्रिकल क्या है कि इसी किसी भी प्लेन से हम लोग काट देंगे। जैसे देखिए मैं समझाता हूँ, मीन्स इस भी प्लेन से काट सकते हैं, यहाँ से भी सेंटर होके काट सकते हैं, यहाँ से भी सेंटर होके काट सकते हैं, यहाँ भी सेंटर होके काट सकते हैं, लेकिन वो इक्वल हाफ्स में नहीं कटेगा। तो इसी को कहेंगे एसिमेट्रिकल, मीन्स वो इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका समझ गए आप लोग। चलिए इसे रब कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है आगे एक लाइन लिखा हुआ है, द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। इसका क्या कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब है टू आइडेंटिकल हाफ्स। ये तो कह रहा है कि किसके बारे में बता रहा है, नहीं ये तो अलग ही है, तो वो तो मैं ही कह रहा था, वो तो सिंपल सी बात है। तो ये हो गया बायलेटरल सिमेट्री का मतलब आप लोगों ने समझ लिया कि दो इक्वल राइट और लेफ्ट में दो इक्वल हाफ्स में कट गया। अब आता है एक और ए सिमेट्री, समझ गया, बायलेटरल हो गया। अब आता है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो ये जो लाइन था वो रेडियल सिमेट्री के बारे में था। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, ये ऊपर देखते हैं, थोड़ा मैं वहाँ पे कंफ्यूज कर गया था। खैर चलिए, एनसीईआरटी में इजी लाइन में लिखा हुआ रहता है तो कन्फ्यूज़न कुछ नहीं बनता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको कन्फ्यूज़न लगेगा। ऐसे अगर आप एनसीईआरटी बुक 3 से 4 बार पढ़ते हैं, जो कि ज़रूरी भी होता है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का, तो आपको इजी सब समझ में आने लगे। चलिए, ये होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, रेडियल सिमेट्री में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, किसी भी एंगल से ये बॉडी को कट कर रहे हैं, तो ये किसी भी एंगल से जब सेंटर के एक्सिस से होते हुए कट करेंगे तो बॉडी जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो लेफ़्ट से करे, राइट से करे, सेंटर से करे, नॉर्थ से, साउथ, किधर से भी करे, तो वो किसी भी एंगल से करेंगे तो बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, तो वो होता है रेडियल सिमेट्री। और जब बॉडी सिर्फ एक ही एंगल से काटने पे दो इक्वल हाफ्स में कट जाए, वो होता है बायलेटरल, ठीक है। और जब बॉडी को किसी भी एंगल से काटेंगे लेकिन वो इक्वल हाफ्स नहीं देता, इक्वल पार्ट नहीं देता, वो हो गया एसिमेट्री, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे अब सिमेट्री का मतलब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। Animals in which cells are arranged in two embryonic layer, an external ectoderm and internal endoderm called diploblastic। इसका कहने का मतलब है, डिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनमें कि जो एम्ब्रॉनिक लेयर होते हैं वो दो लेयर में डिवाइड होता है। मीन्स बाहर का एक्सटर्नल जो हो गया एक्टोडर्म और इंटरनल का हो गया एंडोडर्म, वो हो गया डिप्लोब्लास्टिक। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये वाला ये है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। इसका आप लोग देख सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल लेयर जो है ये हो गया एक्टोडर्म, इंटरनल हो गया इंडोडर्म, ठीक है। ये हो गया दो लेयर जिसमें है, तो वो हो गया डिप्लोब्लास्टिक। तो अब ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होगा, जाहिर सी बात जिसमें 3 लेयर आ जाएगा, जैसे कि ये तीसरा लेयर का नाम हो जाएगा मेसोडर्म, ठीक है। तो जिसमें दो एम्ब्रॉनिक लेयर हैं, जिसमें दो में मनी डिवीजन हुआ है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक। और जिसमें 3 है, एक्टो, इंडो और मिडिल में मेजो, वो हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। उसको आगे उसका डिवीज़न पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल। सिलेंट्रेट का एग्जाम्पल होता है डिप्लोब्लास्टिक, मीन्स डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म किसमें होगा, सिलेंट्रेट्स में, ठीक है। अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द इंडोडर्म। मीन्स एक लेयर होता है जिसका नाम होता है मेसोग्लिया, कहाँ प्रेजेंट होगा, तो जो मेसोग्लिया का लेयर है वो एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म में के बीच में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये बात का ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेसोग्लिया कहाँ प्रेजेंट होता है, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में भी पूछेगा कि मेसोग्लिया किसके बिटवीन में रहता है,
एक्टो एंड एंडोडर्म में, ठीक है। और वो क्या है, तो मेसोग्लिया एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं यहाँ। तो those animal in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and the endoderm are called triploblastic animals. Example Platyhelminthes to chordates. तो मैंने पहले ही ऊपर बता दिया था कि जिसमें 2 लेयर हो डिप्लोप्लास्टिक। वर्ड को पकड़िए ना, वर्ड को पकड़ के ब्रेक कीजिए। तो बायोलॉजी में वर्ड को जब आप पकड़ के ब्रेक कीजिएगा तो उसका मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा। डिप्लो डाई मीन्स 2, तो 2 लेयर हो गए एक्टो और इंडो। ट्रिप्लो मीन ट्राई मीन्स 3 में हो गए एक्टो बाहर, अंदर में इंडो और बीच में मेसोडर्म, ठीक है। आइए कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक आप लोग को प्लैटीहेल्मिन्थस से कॉर्डेट तक पाए जाएंगे। आगे हम लोग भी पढ़ेंगे कैसे कैसे डिवीजन होता है आगे, जैसे कि स्टार्टिंग में पॉरीफेरा होगा, फिर आगे क्या आता है सिलेंटेटा होता है, फिर टीनोफोरा होता है, प्लैटीहेल्मिन्थस होता है, ऐसे करके डिवीजन होते हैं। टोटल 11 किंगडम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सिलोम। तो ये आप पढ़ेंगे बेसिक कि ये सिलोम है क्या। तो द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइन बाय मेसोडर्म इज़ कॉल्ड सिलोम। तो बॉडी का जो कैविटी होता है वो जब मेसोडर्म के थ्रू लाइन किया जाता है तो उसमें सिलोम उसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये बॉडी कैविटी होता है, तो ऊपर पढ़ते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। तो मीन्स क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो कैविटी का प्रेजेंट हो बॉडी वॉल के बीच में और गट वॉल के बीच में। ये जो बॉडी कैविटी मीन्स बॉडी का जो जगह होगा, कैविटी मीन्स कोई भी जगह, जैसे दांत में कहते हैं कैविटी, उस तरीके का जगह। तो जो बॉडी का जो कैविटी होता है जब वो मेसोडर्म के थ्रू लाइन किया जाता है उसको हम लोग सिलोम कहते हैं, ठीक है। और ऐसे एनिमल जो कि सिलोम को पोजेस करेंगे उसे हम लोग सिलोमेट कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में एनालिड्स, मोलस्कस, ऑर्थोपोड्स, एकाइनोडर्मस, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए कि सिलोम क्या होता है और सिलोमेट क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक सिलोम और सिलोमेट हो गया, इसी तरह होता है सूडोसिलोम और सूडोसिलोमेट, ठीक है। वो क्या होता है पढ़ते हैं। सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, instead the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and the endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom and the animal possessing them are called pseudocoelomates. तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे बॉडी कैविटी में जिसमें कि बॉडी कैविटी लाइन नहीं होते हैं मेसोडर्म के थ्रू, बल्कि मेसोडर्म क्या है कि स्कैटर्ड पाउचेस के थ्रू मानी एज अ फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, तो उसको कहते हैं सूडोसिलोम। और जो एनिमल पोजेस करते हैं सूडोसिलोम को उनको कहा जाता है सूडोसिलोमेट, ठीक है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। चलिए जैसे कि देखिए अपनी देख लीजिए डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है सिलोम जो एनिमल पोजेस करेंगे सिलोमेट, ये है सीडोसिलोम। देखिए इसमें ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये क्या है, यही पे मेसोडर्म है जो कि स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है, तो ये जो पोजेस करेंगे वो सीडोसिलोमेट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और टर्म है एसिलोमेट, वो क्या होता है वो भी देखते हैं। एंड द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट। एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्थस। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे बॉडी कैविटी लाइंड हो रहा था मेसोडर्म में, तो उसको हो गया सिलोम कहे, और जिनमें कि वो स्कैटर्ड पाउचेस में मेसोडर्म जहाँ प्रेजेंट है बॉडी कैविटी में तो उसको सीडोसिलोमेट। अब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बॉडी कैविटी होता ही नहीं, एब्सेंट होता है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को सीडोसिलोमेट कहते हैं, ठीक है। इस सीडोसिलोमेट सॉरी माय मिस्टेक, एसिलोमेट कहते हैं। तो 3 तरह के सिलोम होंगे, सिलोमेट, सूडोसिलोमेट और एसिलोमेट। इसका एग्जांपल हो गया प्लैटीहेल्मिन्थस, ठीक है। आप लोग समझ गए इसका मतलब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेगमेंटेशन में आते हैं। तो सेगमेंटेशन क्या होता है, फिर देखिए बेसिकली क्या है कि जो बॉडी को जो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट में, उन्हीं को सेगमेंटेशन कहते हैं। इनमें बॉडी को काट नहीं दिया जाता, मीन्स बॉडी पे स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स with a serial repetition of at least some organs.
For example, in earthworms, the body shows this pattern called metameric segmentation and the phenomenon is known as metamerism. तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ एनिमल्स के बॉडी जो होते हैं वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होते हैं सेगमेंट्स में, ठीक है, बाहर से भी और अंदर से भी सेगमेंट से डिवाइड होंगे, जिसमें कि सीरियल रिपीटेशन होगा कुछ ऑर्गन्स का, ठीक है, तो उसको सेगमेंटेशन कहेंगे। तो जैसे कि अर्थवॉर्म में देखते हैं आप लोग, अर्थवॉर्म देखे होंगे अपने आसपास में, तो उनके बॉडी में जब आप लोग क्लोज देखेगा तो उसमें सेगमेंट्स बने हुए रहते हैं एक्सटर्नली, ठीक है। तो ये जो पैटर्न बना हुआ रहता है इसको कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और जो फिनोमिनोन है, ये जो प्रोसेस है फिनोमिनोन, इसको को कहा जाता है मेटामेरिज्म। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए आगे कि मेटामेरिज्म क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि बेसिकली जो सेगमेंट बनता है एनिमल के बॉडी में उसी को मेटामेरिज्म कहते हैं, उसी फिनोमिनोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नोटोकॉड। तो यह नोटोकॉड क्या होता है, पढ़ते हैं। Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. Animals with notochord are called chordates, and those animals which do not form this structure are called non-chordates. Example Porifera to Echinodermus. बेसिकली क्या है कि जो हमारे बॉडी का डोर्सल साइड होता है, डोर्सल साइड क्या हो जाएगा, तो जो हम लोग का चेस्ट है फ्रंट साइड वो वेंट्रल होगा, जो बैक साइड है वो डॉर्सल होगा। तो डॉर्सल साइड में क्या है कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी में, उसको वेंट्रल कोलम में दे, तो वो क्या है कि कुछ कुछ एनिमल में उसे नोटोकॉड कहते हैं, ठीक है। तो जो नोटोकॉड होते हैं वो उसी को कहेंगे स्ट्रक्चर को जो हमारे डॉर्सल सरफेस में बने हुए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वो स्ट्रक्चर को पोजेस करते हैं उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉड नहीं होता है उसे कहते हैं नन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो ये तो नाम ही बता रहा है। तो कॉर्डेट्स का मतलब समझ में आ गया होगा, जो वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे पीठ में होता है उसी को कहते हैं वो। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहेंगे तो वो नोटोकॉड है, लेकिन जब हम लोग का डेवलपमेंट हो जाता है, एडल्ट बन जाते हैं, तो वो नोटोकॉड जो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा कॉर्डेट, और जिनके पास नहीं है नोटोकॉड वो हो गया नन कॉर्डेट। और नन कॉर्डेट में क्या आ जाएंगे, पोरिफेरा टू इकानोडर्मस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से मेन टॉपिक हम लोग का शुरू होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। जिसमें देखिए आप लोग यहाँ पे एक चार्ट आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक तरफ किंगडम दिया हुआ है एनिमेलिया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर सिमेट्री है, ए सिमेट्री पढ़ा हम लोगों ने, रेडियल पढ़ा, बायलेटरल पढ़ा, ठीक है। फिर बॉडी कैविटी पढ़ा, फिर सीलोम पढ़ा जिसमें कि ए सिलोमेट पढ़ा, फिर उसके बाद सूडो सिलोमेट पढ़ा और सिलोमेट पढ़ा। उसके बाद आता है फाइलम। देखिए टोटल कितने फाइलम है वो पता चल जाएगा डायग्राम से। पॉरीफेरा, उसके बाद आएगा आपका सिलेंट्रेटा जिसे निडेरिया भी कहते हैं। फिर टीनोफोरा, सी जो है ना वो साइलेंट रहता है, ठीक है। फिर प्लेटीहेलमिंथस, फिर स्केलमिंथस, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर स्केलमिंथस के बाद आएगा एनेलिडा, फिर ऑर्थोपोडा, फिर मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे फाइलम है एनिमल किंगडम के, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। अगर इसे याद रखना है, अगर हम लोग याद रखेंगे तो इसे मैं लिख के बताता हूँ। देखिए अगर इसे याद रखना है तो कैसे रखें, पी स्टार्टिंग में हम लोग लिखेंगे पी, फिर 2 बार सी, फिर पी, फिर 3 बार ए, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स ए, फिर एम, फिर उसके बाद ई, फिर एच, देन लास्ट में सी। तो हम लोग जो मैमल्स होते हैं वो सी में आएंगे, कॉर्डेट्स में लास्ट वन, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका तो ऐसे कोई मेरे पास ट्रिक नहीं है। मैंने भी जब पढ़ाई कर रहा था ये बायोलॉजी का तो मैंने भी कोई ट्रिक डेवलप नहीं किया था। मैं सिंपली इसे याद रखा था, पी सी सी पी, ट्रिपल ए एम ई एस सी। इससे थोड़ा इजी हो जाता है। स्टार्टिंग होगा पॉरीफेरा से,
रिसेलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस, स्केलमिन्थस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आता है वो आता है हम लोग के पास फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, तो ये क्या होता है पॉरीफेरा, उसको देखते हैं। पॉरीफेरा जो बेसिकली कॉमनली इनको कहा जाता है स्पॉन्जेस। अभी हम लोग ऊपर पढ़ा कि स्पॉन्जेस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो स्पॉन्जेस जो होते हैं पॉरीफेरा को ही स्पॉन्जेस कहा जाता है। ये क्या होता है, जनरली मरीन होते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब किसी भी एक्सिस से आप काटिए सॉरी, ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होंगे। इनमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो सेलुलर लेवल का हो जाएगा। सेलुलर लेवल के तो मतलब आप लोग जानते हैं, मीन्स कि डिफरेंट टाइप के सेल होंगे जिनमें अपना अपना सबका काम रहेगा। ठीक है, स्पॉन्जेस में क्या है कि वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होता है। मीन्स जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करने का होता है उसमें वो सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो वाटर जो है वो इंटर करता है एक माइन्यूट पोर से जिसका नाम है ऑस्टिया। आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो ऑस्टिया क्या है, ये एक माइन्यूट पोर है जो कि स्पॉन्जेस में पाया जाता है, जिसके थ्रू वाटर इंटर करता है। ठीक है, उसके बॉडी में और एक कैविटी के थ्रू, जिस कैविटी को कहते हैं हम लोग स्पोंगोकोइल। ठीक है, जहाँ से वो वाटर जो है ऑस्टिया से घुसा, स्पोंगोकोइल से होते हुए ऑस्कुलम तक पहुँचा। ठीक है, ये माने कि एक सिस्टम भी है जिसको आपको याद रखना है कि ऑस्टिया से वाटर एंटर करेगा, वहाँ से होते हुए सेंट्रल कैविटी के पास जाएगा जिसको स्पोंगोकोइल बोलेंगे, फिर वहाँ से होते हुए वो ऑस्कुलम तक पहुँचेगा। आगे बढ़ते हैं। This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. इसका कहने का मतलब ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा, ये हेल्पफुल होता है फूड को गैदर करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो कहते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो डिफरेंट टाइप की गैसेज जो एक्सचेंज हो गया उनको कहते हैं, वो एक्सचेंज करने में, और जो वेस्ट को रिमूव करते हैं उसमें भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक वर्ड है कोनोसाइट्स। ये क्या होता है कोनोसाइट्स, तो कोनोसाइट जो है उसको कॉलर सेल्स भी कहेंगे, जो कि स्पोंगियल जो यहाँ पे था। देखिए यहाँ जो हम लोग पढ़े थे स्पोंगोकोइल को वो लाइन करता है। स्पोंगोकोइल क्या है, एक सेंट्रल कैविटी है जो हम लोग पढ़ा, उसको लाइन करता है एक स्पेशल टाइप का सेल जो कि कॉलर सेल भी होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कैनोसाइट्स। ठीक है, अब डाइजेशन कैसा होता है स्पॉन्जेस में, तो स्पॉन्जेस में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। ठीक है, अब बॉडी जो होता है वो स्केलेटन का बना हुआ होता है, जिसमें कि वो स्पिकुल्स जिसे कहेंगे और स्पॉन्गिन। ठीक है, स्पिकुल्स और स्पॉन्गिन फाइबर से वो स्केलेटन उसका बना हुआ रहता है स्पॉन्जेस का। ठीक है, सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मीन्स कि मेल फीमेल वो सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए इनको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। जैसे कि एग्स और स्पर्म जो है वो सेम इंडिविजुअल में, जैसे कि बोला कि माने कि डिवाइड नहीं होंगे, मेल अलग फीमेल अलग नहीं, एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों, एक ही में एग है एक ही में स्पर्म है, इसलिए वो हर्माफ्रोडाइट हो जाता है। चलिए एक ही नया वर्ड भी आप लोगों को आज सीखने को मिला, इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्पॉन्जेस जो होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। एसेक्सुअली जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स बॉडी का जो कोई भी हिस्सा टूट जाए और फिर वहाँ से एक नया डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, और सेक्सुअली होता है गैमेट के फॉर्मेशन से। गैमेट से सेक्सुअल आए तो गैमेट्स तो आएगा ही ना, तो गैमेट के फॉर्मेशन से सेक्सुअल होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा, मीन्स बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है स्पॉन्जेस में। और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो डेवलपमेंट होगा वो लार्वल स्टेजेस में होगा, जो कि मॉर्फोलॉजिकली अलग होगा एडल्ट से। ठीक है, जब यंग वन डायरेक्ट एडल्ट में डेवलप करे, जैसे हम लोग इंसान में सब होता है, तो उसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट डायरेक्ट कहलाता है। ठीक है, और जब वही लार्वा स्टेज में एंटर कर जाता है तो उस डेवलपमेंट को हम लोग इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ डायग्राम है जो मैं बताना भूल गया था, ये आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। ये आप लोग पहले देखिए, ए नंबर में ये है साइकोन का डायग्राम, और ये बी नंबर में है
यूज स्पॉन्जिया का डायग्राम, आगे बढ़ते हैं। और ये जो है स्पॉन्गीला का डायग्राम, ये तीनों क्या है कि पोरिफेरा किंगडम में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पोरिफेरा के कुछ एग्जाम्पल हैं, साइकोन स्काइपा स्पॉन्गीला जिसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहेंगे, और यू स्पॉन्जिया जिसे बाथ स्पॉन्ज भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं अपने सेकंड फाइलम में सिलेंट्रेटा, जिसे हम लोग निडेरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो जो सिलेंट्रेटा होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं, मीन्स एक्वेटिक होते हैं कि पानी में ही पाए जाएंगे, टेरेस्ट्रियल नहीं होते हैं, ठीक है। मोस्टली ये मरीन होते हैं, ज़्यादातर ये मरीन ही होंगे, सेसाइल होंगे, फ्री स्विमिंग होंगे, और रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होंगे। रेडियल का मतलब तो आप लोगों को पता है, किसी भी एंगल से काटो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। तो सिलेंट्रेट रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है, ये याद रखें, ठीक है। अब जो इन्हें निडेरिया कहते हैं, ये नेम कहाँ से डिराइव हुआ? तो जो निडेरिया नेम है वो डिराइव्ड हुआ नीडोब्लास्ट और नीडोसीड से, जो कि कंटेन करता है एक स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट जो प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स और बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो बॉडी और टेंटिकल्स के ऊपर एक स्टिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है जिसको निमेटोसिस्ट कहते हैं, उससे तुम्हारे जिसे हम लोग नीडोब्लास्ट और नीडोसाइड भी कहेंगे, उससे निडेरिया वर्ड डिराइव हुआ, ठीक है। तो नीडोब्लास्ट जो है यूज़ किया जाता है एंकरेज के लिए, डिफेंस के लिए और प्रे को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो एक तरह का आप लोग समझिए कि बॉडी पे एक ऐसा ऑर्गन है ये टीनोपोडा का, जो कि हेल्प करता है किसी भी प्रे को पकड़ने के लिए, ठीक है। वो हो गया नीडोब्लास्ट। नीडेरियंस जो है वो उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। पॉरीफेरा में हम लोग देखा सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल। अब यहाँ पे क्या है, तो निडेरिया में हम लोगों ने देख रहा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और ये डिप्लोब्लास्टिक है, मीन्स कि इनका जो एम्ब्रॉनिक लेयर है वो एक्टोडर्म और इंडोडर्म में डिवाइड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है और इंट्रा सेलुलर है। कुछ निडेरियन जो होते हैं जिनमें कि एक कोरल्स हो गए, उनके जो स्केलेटन होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निडेरियन जो होते हैं उनमें दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स पाया जाता है, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेडूसा, ठीक है। तो निडेरियन के दो बॉडी फॉर्म हो गए, एक हो गया पॉलिप और एक हो गया मेडूसा। जो पॉलिप होता है वो सेसाइल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और जैसे कि एग्जांपल में हाइड्रा हो गया, एडम्सिया हो गया, ठीक है। ये पॉलिप हो गया। तो पॉलिप कैसा है, सेसाइल है और सिलिंड्रिकल फॉर्म है, जैसे कि हाइड्रा और एडम्सिया। और जो दूसरा होता है मेडूसा, वो अम्ब्रेला शेप का होगा, फ्री स्विमिंग होगा, लाइक ओरेलिया और जेलीफिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा पॉलिप और मेडूसा। इसका नोट्स बनाना मत भूलिएगा, मैं जितनी भी पढ़ाई कर रहा हूँ जब आप लोग इसको खुद से पढ़िएगा तो इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि जब भी आप लोग मेरी कोई भी वीडियो देखिए तो अपने साथ एनसीईआरटी बुक को ज़रूर रखें। जैसे जैसे मैंने अंडरलाइन किया आप लोग भी समझते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं और बाद में उसकी नोट्स बनाएं, ताकि कोई भी एग्ज़ाम रहे तो उस समय रिवीजन में नोट्स का ही काम आता है। तो आप लोग के खुद के बनाए हुए नोट्स रहेंगे ना तो वो इजीली याद होंगे। ये दूसरे के नोट्स आप लोग फॉलो करोगे कि यार ये सर का मिल जाए, उसका मिल जाए, तो उसको आप लोग को रट्टा मारना पड़ेगा, फिर वो आप लोग समझ नहीं पाओगे। और रट्टा मारा हुआ क्या है कि कुछ महीने याद रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्ता भी, लेकिन जब खुद का बनाया नोट्स है ना वो लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए ये याद रखिएगा कि जब भी आप लोग एग्ज़ाम में अगर अच्छा स्कोर करना है तो बुक पढ़िए और खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निडेरियंस which exist in both forms exhibit alternation of generation metagenesis, that is polyps produce medusae asexual and medusae forms the polyps sexually। इसका कहने का मतलब है, देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैंने प्लांट किंगडम में पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है तो आप लोग मेरे जो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ प्लांट किंगडम के बारे में, उसमें आप लोग जाके अच्छे से देख सकते हैं कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है, ठीक है। तो अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो ए सेक्सुअल का सेक्सुअल में कन्वर्ट होना, सेक्सुअल का ए सेक्सुअल में जो बॉडी फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइट थे, तो उन्हीं को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि निडेरिया में दोनों होता है, दोनों बॉडी फॉर्म होता है। मीन्स कि पॉलिप जो होते हैं वो ए सेक्सुअली मेडूसा बनाते हैं
और फिर जो मेडूसा जो एसेक्सुअली बना, फिर वो वही पॉलिप्स बनाएगा सेक्सुअली, ठीक है। जो एग्जांपल हो गया ओवेलिया। अब निडेरिया के कुछ एग्जांपल होते हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जैसे हो गया आपका फाइसेलिया, जिसे हम लोग पोर्चुगीज मैन ऑफ वाटर भी कहेंगे। ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि पोर्चुगीज मैन ऑफ वाटर किसे, पोर्चुगीज मैन ऑफ वार किसे कहा जाता है, तो पोर्चुगीज मैन ऑफ वार फाइसेलिया को कहा जाता है, ठीक है। फिर एक और हो जाएगा एडमसिया, इसे क्या कहा जाता है, सी एनिमोन, ठीक है। एक हो गया आपका पेनेटुअला, जिसे सी पेन कहा जाता है। फिर एक हो गया गॉर्गोनिया, जिसे सी फैन कहा जाता है। एक हो गया मियांड्रिया, जिसे ब्रेन कोरल कहा जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं अब ये इस वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहूँगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसे एक ही वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा ही लेंदी वीडियो हो जाता है, और आप लोग भी काफ़ी वीडियो देखते देखते बोर हो जाइएगा, यार क्या इतना देर तक बनाया हुआ। इसीलिए मैंने फैसला किया कि जो बड़े बड़े चैप्टर हैं उसे मैं छोटे छोटे पार्ट में बनाऊंगा, ताकि आप लोग को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए और आप लोग को ईजिली समझ में भी आए और ब्रेक भी आप लोग को मिल सके। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं जो वीडियो को बनाऊंगा उसे मैं डिवाइड कर बनाऊँ। और ये बात तो रियल है कि जो मेरी वीडियो है वो सिंपल तरीके की बन रही है। आप लोगों को हो सकता है कुछ लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आए, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा डेकोरेट करके चैनल नहीं बना रहा जैसे बाकी सब बनाते हैं। और नहीं मैं ये कह रहा कि आपको मैं 20 मिनट में पढ़ा दूंगा पूरी चैप्टर, या आधे घंटे में पूरी सिलेबस पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो। मैं इस तरह की बातें भी नहीं कर रहा, क्योंकि एनसीईआरटी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला, और जो एनसीईआरटी की चैप्टर होती है वो बड़ी होती है। अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा तो टाइम तो लगेगा ही, और आप लोगों के लिए फ़ायदा है। अगर लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कल को कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको ईज़िली आप लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। ईज़िली आप लोग उसको देख लीजिएगा कि यार ये क्या है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आप लोग को पता रहेगा। इसीलिए क्या है कि मैं इस तरीके से मैंने बनाने का डिसीजन लिया कि नहीं, मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा। बस ये है कि हाँ, आप लोगों को जिस पर्पज़ के लिए आप लोग आ रहे हो कि नॉलेज मिले, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप लोगों को नॉलेज मिल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की, जिनको समझ में नहीं आ रहा बायोलॉजी के बारे में, उन पे शेयर ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों में जिनको ज़रूरत है उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, गुड बाय। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो हम लोग आगे के जो हम लोग के बच गया है, टीनोफोरा के बारे में, प्लेटीहेल्मिन्थस, ये सब के बारे में, वो हम लोग पढ़ेंगे अपने आगे के वीडियो में। चलिए बाय बाय, मैं यहाँ से विदा लेना चाहूँगा। गुड बाय।